हेलो दोस्तों। बीपीएससी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आ गया और सारे लोग लग गए हैं एग्ज़ाम की तैयारी में। और हम लोग आज उसी सिलसिले में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था जस्ट पहले कुछ दिनों पहले बीपीएससी पीजीटी में कॉमर्स का, और कॉमर्स में भी अकाउंट सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। और ये सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट के लिए नहीं रहेगा, कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट के लिए रहेगा। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, और जो आर्ट्स वाले लोग इकोनॉमिक्स लिए हैं ये चारों सब्जेक्ट, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और ईपीएस, ये चारों सब्जेक्ट के सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग जब पूरा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो दिमाग में तो एक स्ट्रैटेजी आएगा ज़रूर कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पर है या थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है तो हमको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक गियर बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि हम 11-12 में उलझे रह जाएं और थोड़ा सा टॉप गियर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सारी स्ट्रेटजी देखेंगे जब हम लोग 80 क्वेश्चन पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे चारों सब्जेक्ट का, तब आपको पूरा कंफर्म स्ट्रेटजी लेकर आएंगे एक बार कि आपको कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 11-12 के से बेस ऊपर गया है, एनसीईआरटी से बेस अगर ऊपर गया है, तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब 11-12। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रेजुएशन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझना होगा कि कौन सा टॉपिक है बार बार उसको टच कर रहा है, बेसिक पूछ रहा है या एडवांस पूछ रहा है। ये हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, और ये तभी हम लोग जानेंगे जब पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और लगता है कि आपको कोई मेंटोर का ज़रूरत है, कोई सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़ सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के लिए जुड़ सकते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स के लिए। आप पीजीटी के लिए हमारे पास जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। वहाँ अपना लॉगिन कर लीजिए आप, अपना नंबर डाल के, ओटीपी डाल के, और वहाँ स्टोर में जाना होगा। बीपीएससी के नाम से वहाँ कोर्स है, सर्च बॉक्स में कोर्स को परचेज सर्च कीजिए बीपीएससी। वहाँ चारों के चारों कोर्सेस एक ही में है, आपको एक ही खरीदना है। यानी वहाँ एक कोर्स का ही पेमेंट आप वहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप एक खरीदेंगे तो चारों एक ही में मिलेगा। इसका मतलब है कि 4 अलग अलग कोर्सेज बनाने से अच्छा है कि एक कोर्स बनाए, चारों के कैंडिडेट एक ही साथ रहेंगे, जिनको जो देखना है वो देखेंगे, चारों के कंटेंट एक ही जगह पे रहेंगे। अलग अलग वहाँ फोल्डर बना हुआ है, जैसे आप जाएंगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स, आपको चुनने का मौका मिलेगा। आप जिसका देखना चाहते हो उसमें जाके देख सकते हैं। और इसका मात्र फ़ी 1200 रुपये है, केवल 1200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो चूंकि अभी लाइव क्लास करने का तो हमारे पास टाइम है नहीं हम लोगों के पास, तो सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। जो सबसे कारगर होगा एमसीक्यू नोट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक तो है, एमसीक्यू नहीं है, कैसे माने एमसीक्यू, तो एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। और लाइव क्लास जो चलेगा ना, ये जो लाइव क्लास चलेगा वो सिर्फ एमसीक्यू का चलेगा। यानी एमसीक्यू का कंटिन्यूस लाइव क्लास हम लोग लेने वाले हैं, 2 से 3 दोनों में इसको स्टार्ट करने वाले, कंटिन्यूस लाइव क्लास लेने वाले हैं एमसीक्यू का, क्योंकि हम लोगों को करना अल्टीमेटली एमसीक्यू है। वीडियो आपके पास है, एक दिन में 10 वीडियो 15 वीडियो जितना हो सकता है देखिए, और अपना कमांड ठीक कीजिए। और उसके बाद हम लोग लाइव लेंगे तो सिर्फ एमसीक्यू का लाइव लेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और हम आपको यहाँ दे देंगे, टेस्ट, टेस्ट भी हम आपको दे देंगे। तो ये 1200 रुपये में सारे के सारे चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, और यूट्यूब में भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मेरा नंबर होगा। आज हम लोग, चलिए ये तो हमारी बात हुई और आपकी जानकारी की बात हुई। बहुत लोगों को जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है, बाद में वो एकदम लास्ट टाइम में उनको याद आता है और फिर बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था। अब ऐसे में एक मौका चूक जाते हैं वो, क्योंकि ये फिर से एक बता रहे हैं कि ये मौका है, ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं कि अगले बार दे देंगे। एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी, इतना दिन से पढ़े, बीएड किए, सब कुछ करके रखे, और एक मौका चुकना मतलब बहुत बैक हो जाना। इसलिए मेरा मानना है, और मैं आप लोगों को एक, है ना, सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी चांस मत लीजिए, कोई भी रिस्क मत लीजिए। किसी भी तरह का रिस्क मतलब एक मौका आप गंवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप हर मौके को पूरा भुनाइए, खूब पूरा मेहनत कीजिए। होना नहीं होना तो ऊपर वाले की मर्जी पर है, लेकिन पूरा मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं एक एक करके। हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर अलग अलग पेज में था, तो वही क्वेश्चन पेपर ही ये बीपीएससी का, ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला पेज जस्ट नीचे रहता है, सेम चीज़ रहता है। अच्छा, ये तो यहाँ उसका 46 आ गया।
पता नहीं लगता, इसका पेज ऊपर वाला है। ये जो हम लोग अकाउंटेंसी खोले ना, इसका ऊपर में ही है। देखिए यहाँ से अकाउंटेंसी शुरू हुआ है, 2 बार है ना, ऊपर चला गया था। चलिए इसको पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से आंसर करने की कोशिश करते, देखते क्या है इसमें। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लें ताकि आंसर पता चले। आंसर भी नहीं अलग है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। बोल क्या रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैचिंग करना है और आपको देखना है कि जो कोड दिया है 4, इसमें से कौन सा सही है। 5 ऑप्शन दिया हुआ है ABCDE, तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करके देखिए, परचेज ऑफ गुड्स और ₹7,000। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 7,000 का, तो ये क्या होगा, तो ये ट्रांजेक्शन होगा। अगर हम 7,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो ये तो हम डी का 4 मिल गया, डी का हम लोग क्या करेंगे 4, यानी 7,000 का अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, है ना, एक लेन देन हो गया। दूसरा क्या लिखा है, चलो ऊपर से पढ़ते जाते हैं। इवेंट्स किसको बोलते हैं, इवेंट्स बोलता है इंड रिजल्ट होता है। देखिए फर्स्ट वाले में बोलता है आर द इंटरनल, नहीं, देखिए इवेंट्स जो है ना आर द इंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन, यानी जो सबसे लास्ट में, साल के लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक जैसे बच गया तो वो हमारा इवेंट कहलाता है, घटना। तो इवेंट क्या होता है, इंड रिजल्ट होता है। ये तो इसी के अंदर साथ चला जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज, बिजनेस इंटरप्राइजेज को मैनेज अगर हम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो मैनेजमेंट का मतलब है आर द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस इंटरप्राइजेस को मैनेजमेंट करने का मतलब है कि इंटरनल यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बुक कीपिंग क्या होता है, बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। बुक कीपिंग ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग होगा ही नहीं। अकाउंटिंग का बेस बुक कीपिंग है, यानी अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग करना जरूरी है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो सही है। इसका 1 का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी इवेंट क्या है कि एंड रिजल्ट है, बुक कीपिंग क्या है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का बेस है, बिना बुक कीपिंग का होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं और आप भी पढ़े होंगे, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। यानी जहाँ पुस्त पालन खत्म होगा वहीं से लेखांकन प्रारंभ हो जाएगा। यानी लेखांकन शुरू होने के लिए बुक कीपिंग होना जरूरी है। बुक कीपिंग का मेन पर्पस हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। अगर आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में लिखते हो तो ये बुक कीपिंग कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बुक कीपिंग जब तक नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ हम लोगों को पूछा था, नहीं ये एकदम 11th क्लास का बेसिक चीज़ पूछा गया आपसे। 40 लो, एक पेज में ही क्वेश्चन है। 42 यहाँ पे बोलता है प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो किस तरह का अकाउंटिंग करते हैं। बोलता है प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर ETC असर्टेन दियर प्रॉफिट और लॉस अंडर, किस मेथड में, एक्यूरल बेसिस पर। यानी जो डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लॉयर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो जो अपना प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। डॉक्टर तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग PL बनाते नहीं, तो डॉक्टर ट्रेडिंग PL नहीं बनाते। ट्रेडिंग में क्या करेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर के यहाँ क्या बनता है, किस बेस पर वो निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूरल बेस पर, कैश बेस पर, एस्टिमेटेड बेस पर, और मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि जितने लोग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन एक्यूरल बेस पर रखता है। बिजनेसमैन किस पर रखता है, एक्यूरल बेस पर बिजनेसमैन रखता है। लेकिन हम लोग बिजनेसमैन नहीं पूछ रहे, हम लोग को पूछ रहा है प्रोफेशनल। और जितने प्रोफेशनल है सब कौन से बेसिस पर अपना अकाउंटिंग रखते हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग ये बोलता है कि जब पैसा आएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। जब पैसा ना आएगा ना जाएगा तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बेसिस तभी होगा, हमारे यहाँ भी कैश बेसिस होगा। आप पेमेंट करेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कॉलेज हो गया, ट्यूशन सेंटर हो गया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी कैश बेसिस पे अपना अकाउंटिंग रखती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि दोनों में से कौन, दो ही बेस होता है, कैश बेस और एक्यूरल बेस अकाउंटिंग का। लेकिन हम लोगों को जो सवाल का जवाब था वो कैश बेस था। अब पूछा जाए दोनों में बेस्ट मेथड कौन सा है, कैश बेस अच्छा है या एक्यूरल बेस अच्छा है, तो याद रखिएगा आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बेस्ट टेक्निक है एक्यूरल बेस। जिसको कोर्ट भी सही मानता है, सब कुछ सब लोग सही मानता है, क्योंकि एक्यूरल बेस होना चाहिए। एक्यूरल बेस ये कहता है कि जब ड्यू होता है, एक्रूड होता है तभी लिखिए। मतलब अगर हम आज उधार माल बेच रहे हैं तो आज भी लिखेंगे और आज से 3 महीने बाद जो पैसा देगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे। जबकि कैश बेसिस बोलता है कि नहीं, जब आपके पास पैसा आएगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। यानी इसमें उधार लेन देन को रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जबकि इसमें आप उधार को भी लिखिएगा और जब पैसा मिलेगा तो भी लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग 2 बार रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर एक ही बार रिकॉर्डिंग करेंगे, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट और एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट। तो इसलिए बेस्ट मेथड पूछा जाएगा तो एक्यूरल बेस, और प्रोफेशनल लोग कौन सा बेस रखते हैं तो कैश बेस।
आगे बोलता है विच ऑफ द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। बोलता है इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव फीचर्स है, ठीक है, वो इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव फीचर से ये पूछ रहा है। जब हम अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट करते हैं तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो रिफ्लेक्ट होता है, जो दिखाई देता है आपके सामने। तो बताइए इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव फीचर्स इसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में यहाँ देखिए, अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी इंग्लिश बड़ा दिक्कत है। बोलता है कि जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, इसके लिए कौन सा है। अगर बहुत अच्छे तरीके से हम अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पष्ट रूप से अगर देखें तो कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने यहाँ अकाउंटिंग को क्वालिटेटिव तरीके से दिखाते हैं, बेहतर तरीके से दिखाते हैं, तो इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव फीचर्स आपको दिखता है। अंडरस्टेबिलिटी क्या होता है, क्वालिटेटिव फीचर तीनों है, याद रखिएगा, ये तीनों क्वालिटेटिव फीचर्स हैं, अंडरस्टेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। बाकी ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों होगा ही नहीं। अब अंडरस्टेबिलिटी का मतलब होता है आसानी से समझने योग्य। ये बोलता है क्वालिटेटिव फीचर्स का मतलब है कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। तो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी उसको हम आसानी से समझ सके, कोई भी व्यक्ति समझ सके। जरूरी नहीं कॉमर्स नहीं भी पढ़ा हुआ है फिर भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने की क्षमता रखता है। इसका मतलब आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है अंडरस्टेबल है, आसानी से समझने योग्य है। दूसरा बोलता है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने योग्य, तुलनात्मक जिसको बोलते हैं, तुलनीय बोलते हैं, कि ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसको आसानी से हम तुलना कर सकते हैं 2 सालों के बीच में, 2 डेटा के बीच में। और तीसरा बोलता है रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय। ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसमें हम विश्वास कर सके, कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास कर सके कि ये जो अकाउंटिंग दे रहा है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग तीनों में से पूछ रहा है कि हम लोग क्वालिटेटिव फीचर्स क्या है। जब हम अकाउंटिंग क्लियरली प्रेजेंट करते हैं, एकदम साफ सुथरा क्लियर प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कौन सा इसमें से ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या अकाउंटिंग फीचर्स है, क्वालिटेटिव फीचर्स जो रिफ्लेक्ट होता है, जो दिखाई देता है। तो अगर हम क्लियर अगर प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब लोगों के बीच में क्या होगा, अगर हम क्लियर प्रेजेंट करेंगे तो लोगों के समाज के बीच में क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा कि भैया ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा है, ये अपना हिसाब किताब में क्लियर दिखाता है। तो बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप सी मार सकते हैं, रिलायबिलिटी। क्या मार सकते हैं, रिलायबिलिटी मार सकते हैं सी यहाँ ऑप्शन में। चाहिए हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। अब बताइए 44 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है रेंट क्या है, रेंट कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड रेंट, सॉरी रेंट नहीं, प्रीपेड रेंट कौन सा अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल रेंट पूछता ना तो ये नॉमिनल अकाउंट होता, केवल रेंट पूछता है तो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे और सारे इनकम को जोड़ा जाता है। जितना खर्च है जितना इनकम है सबको जोड़ देते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे और सारे इनकम को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, रेंट नहीं पूछा है। नॉमिनल में क्या नियम है, नॉमिनल में बोलता है सारे खर्चे को डेबिट, सारे इनकम को क्रेडिट। रेंट केवल रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन रेंट के पहले यानी कोई भी नॉमिनल अकाउंट के पहले, कोई भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है जिसको प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में से कोई शब्द जुड़ जाता है या तो उसके पहले या उसके बाद में, तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल में भी वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा ना हो कि पता चला पूछ दिया अगला क्वेश्चन में, इस साल के क्वेश्चन में पूछ देगा प्रीपेड रेंट कौन सा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन सा पर्सनल है तो आप फंस जाओगे। पर्सनल तो आप पढ़े हो, उसके अंदर नहीं पढ़े हो। तो याद रखिएगा कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। पहला चीज़ याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो 2 तरह का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स याद कीजिए, पूरा हिस्ट्री हम समझा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या हो गया, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है।
ये 3 तरह का होता है। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीसरा वाला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है प्रीपेड। और इम्पर्सनल को 2 पार्ट में बांटा जाता है, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे खर्चे सारे इनकम को जोड़ा जाता है, और रियल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको जोड़ते हैं। ऐसे अकाउंट को जोड़ा जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो दिखाई देता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फिर बता दूं कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसके पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे यहाँ प्रीपेड रेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी होगा तो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन कौन सा शब्द जुड़ जाता है, तो ये 4 वर्ड जुड़ता है नॉमिनल अकाउंट में। पहला प्रीपेड, अगर ये जुड़ जाएगा किसी भी नॉमिनल में। दूसरा आउटस्टैंडिंग, तीसरा एडवांस, एकदम क्लियर हो जाइए कि क्या शब्द जुड़ेगा जो हम लोग मानेंगे, और एक्रूड। ये 4 में से अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट के पहले ये चारों में से कोई भी जुड़ जाए तो समझ जाइए वो सीधा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कौन सा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है पेमेंट इन एडवांस। अगर आप किसी को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं एडवांस दिए। एडवांस नहीं, जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, पेमेंट एडवांस करते हैं, तो वो कहलाता है प्रीपेड। जैसे मोबाइल का आप रिचार्ज पहले पेमेंट करते हैं तो आप प्रीपेड रिचार्ज करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जब हम किसी के यहाँ रह के उसको पैसा ही नहीं दिए तो आउटस्टैंडिंग। इनकम ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। इनकम ड्यू, पैसा ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग। और बोलता है इनकम, मतलब इनकम पे कर रहे हैं बिफोर ड्यू। अगर आप पेमेंट कर रहे हो बिफोर ड्यू, ड्यू होने से पहले पेमेंट कर रहे हो तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। और ये हो गया देने वाला, और इसका उल्टा हो गया ये लेने वाला। जो ये प्रीपेड होगा वो उसके उल्टा में होता है एडवांस। अगर हम प्रीपेड कर रहे हैं, पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो लेने वाला तो एडवांस ना लिया, उसके लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए एसेट है। आउटस्टैंडिंग मेरे लिए लायबिलिटी है, हम किसी के घर में रह लिए उसको रेंट नहीं दिए, मेरे लिए लायबिलिटी है, तो उसके लिए एसेट है। एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसिप्ट। मेरा मालिक, मान लिया हम 1 महीना यहाँ पढ़ाए, हम अपना रेंट नहीं दिए, तो मेरे मालिक 1 महीना का रेंट कमा लिए लेकिन उनको मिला नहीं, तो उसके लिए मेरे मालिक वहाँ जो शब्द यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट। तो ये चारों अगर नॉमिनल अकाउंट के साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 45 बोलता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइजेस इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। बोलता है कोई भी बिजनेसमैन है ना, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया तो अनलिमिटेड सालों तक चलता रहेगा। अरे साल में कम से कम एक बार तो अपना खाता भाई बंद करेगा ना, जहाँ उसको प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो साल में एक बार वो अपना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए खाता वही बंद करता है। तो वो पीरियोडिक अगर डिफरेंस में, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, या तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर खाता रखता है, तो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये काम करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेट बैठता है, जहाँ पे ऐसा नियम है कि एक बिजनेसमैन को पीरियोडिक बेसिस पर, यानी पीरियड के आधार पर अपना खाता भी बंद करना चाहिए। तो 2 ही पीरियड है, एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से दिसंबर चलता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से मार्च चलता है। तो या तो कोई बिजनेसमैन कैलेंडर ईयर को फॉलो करेगा या तो कोई बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेगा। तो आप अगर कोई बिजनेसमैन कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है, उसको मानता है, तो ये देखना जरूरी होगा कि वो किस बेस पर, किस आधार पर ऐसा करता है कि बीच में, साल के बीच में एक बार वो खाता बंद करता है। कोई एक पीरियड मानता है, तो ये जो बेस है ना, ये पीरियोडिक बेस है। कौन सा बेस है, कौन सा कॉन्सेप्ट के आधार पर मानता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर। ये 2 तरह का पीरियड हम बताएं आपको, एक होता है कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है। और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। और ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और ये किस आधार पर तय होता है, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर बिजनेसमैन को एक पीरियड के बाद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उससे हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक और क्वेश्चन है 46, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू। ये जो दिया हुआ है ना, कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के आधार पर है।
कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पूर्ण, इसको हम लोग बोल सकते हैं बैक, मतलब आउटडेटेड बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं पुरानी अवधारणा। पुरानी जो है हमारे यहाँ परंपरागत अवधारणा, इस अवधारणा के आधार पर यह माना जाता है कि इस दुनिया के लोग खर्चे के लिए प्रोविजन करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। फिर से बताएं, हर बिजनेसमैन ये मान के चलता है, और आप देखोगे कि हर बिजनेसमैन लगभग ये मानता है कि सब बिजनेसमैन खर्चे के लिए प्रोविजन करता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भैया डेप्रिसिएशन लगेगा तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू घटेगा, और घटेगा तो प्रोविजन करके रखा है। तो जितने लोग हैं सब प्रोविजन करते हैं, किसके लिए? खर्चे के लिए, प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं करता है। ये मान्यता है, और ये पुरानी मान्यता है। किस आधार पर ये? तो कंजर्वेटिज्म के आधार पर है, परंपरागत मान्यता है कि हर बिजनेसमैन लॉसेस के लिए प्रोविजन करेगा, पॉसिबल लॉसेस के लिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं करेगा। यानी उसको पता है कि हमको कोई प्रॉफिट होने वाला, तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन उस लॉस के लिए जरूर प्रोविजन करता है। तो लॉस के लिए जो प्रोविजन करता है उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि हर बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट के लिए प्रोविजन करता है या लॉस के लिए। तो याद रखिएगा, हर बिजनेसमैन जो है वो किसके लिए प्रोविजन करता है? लॉस के लिए। हम लोग अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं कि सारे लोग लॉसेस के लिए, हम लोग पैसा बचाते हैं किसके लिए? लॉसेस के लिए। कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बचाता। कोई नहीं। मैक्सिमम लोगों से पूछेगा बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, तो वो बोलेंगे कि फ्यूचर इमरजेंसी में काम देगा। कभी बैंक में पैसा ब्याज के लिए नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो देखते हैं कि प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं करता है, सारे लोग लॉस के लिए प्रावधान करते हैं। और ये प्रावधान लॉस के लिए करते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, कौन से कॉन्वेंशन में लिखा हुआ है? तो कॉन्वेंशन का नाम है कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, परंपरागत इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एडवांस रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल, दिस कमेंट इज बेस्ड ऑन। लो, एडवांस हम लोग अगर सप्लायर से हमको एडवांस मिला, सप्लायर से अगर हमको एडवांस रिसीव हो जाता है, लेकिन ये इनकम नहीं मानता और सेल भी नहीं मानता, इसको क्या बोलेंगे? एडवांस रिसीव किए आप सामान ट्रांसफ़र नहीं किए। होता है ना कि हम एडवांस रिसीव किया, सामान ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांजैक्शन मान लेंगे। लेकिन सिर्फ हमको एडवांस मिला, हम उसको कुछ भी सप्लाई नहीं किए, तो इसको ऑर्डर बोलते थे। याद कीजिएगा, इसका अकाउंटिंग नहीं करते थे, लिखते थे नो एंट्री। ऑर्डर का कोई भी एंट्री नहीं होगा, ऑर्डर का एंट्री नहीं करेंगे। तो किस आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के आधार पर बोलते हैं। किस आधार पर बोलते हैं? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि बोलता है रिवेन्यू शुड बी रियलाइज्ड या रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम जरूर लिखेंगे, ये बोलता है रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यानी जो आगम है आगम को लिखा जाना चाहिए, इसलिए लिखा है रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। तो इस आधार पर बोलता है दिस कमेंट इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हमारे हाथ पैसा नहीं लगा, रियलाइज नहीं हुआ है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाथ में पैसा आ गया, हो सकता है कि एडवांस रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम, इसको इनकम कैसे मानेंगे? एडवांस को हमको दे दिया तो इनकम कैसे? जब तक हम उसका एडवांस मान ले दिया है मिठाई बनाने का, 1000 पीस मिठाई बना देना, तो जब तक हम 1000 पीस मिठाई बना के उसको देना दे, तब तक मेरा इनकम कैसे होगा? वो तो लायबिलिटी है। तो वही बात बोल रहा है कि इसको आप ना तो सेल बोल सकते हैं और ना ही आप इसको इनकम बोल सकते हैं। अब कोई हमको पेमेंट पहले कर दिया तो मेरा इनकम कैसे हो गया? या तो वो लायबिलिटी है। जब तक हम उनको पढ़ा ना दें, जब तक मेरा कोर्स पूरा नहीं हो जाए, तब तक उनका पैसा मेरे लायबिलिटी है। तब तक हम ना उसको इनकम मानेंगे और ना ही उसको हम सेल मानेंगे, वो हम लायबिलिटी मानेंगे कि इतने रुपए का लायबिलिटी मेरे पास है, हमको इतने इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लायबिलिटी से फ्री नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि रेवेन्यू जब हमेशा होगा वो रिकॉर्डेड होगा, इसीलिए हम लोग उसको ना इनकम मानेंगे ना सेल्स मानेंगे। किस आधार पर? रियलाइजेशन के आधार पर। अगर आप देखें अभी तक के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। बेसिक से देखिए, सब कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो सेम PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़िए। अब देखिए सही कौन सा ये पूछ रहा है। बेसिक चीज़ पूछ रहा है आप लोग से, बहुत टफ नहीं पूछ रहा है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन सही है पूछ रहा है। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन इफ बुक्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, ये गलत है। जब सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा जाता है तो वहाँ पे रियल और नॉमिनल का लेजर बनता ही नहीं, केवल किसका बनता है? पर्सनल का। याद रखिएगा, ये आपको काम देगा
कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहा है तो वहाँ पे किसका लेजर बनेगा, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा तो उसका लेजर सिर्फ पर्सनल अकाउंट का बनता है। हम लोग देखिए ना अपने राशन दुकान में गांव में अगर कोई सिंगल एंट्री सिस्टम रखा है तो खाली राम का खाता श्याम का खाता बनाता है, नाम पर चढ़ाता है उधार वाला, बाकी कैश का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है। तो बोलता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कोई लेजर नहीं बनाया जाता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट का ही रिकॉर्डिंग किया जाता है, कुछ कुछ जगह पे रियल को किया जाता है, नहीं तो लगभग नहीं के बराबर है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। बताइए कैश अकाउंट बनाते समय, अच्छा कैश अकाउंट बना के बिगिनिंग कैपिटल निकाला जा सकता है, ये भी गलत है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बना के हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग जो हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में निकालने के लिए लगते हैं कि हमको बिगिनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बिगिनिंग कैपिटल निकालने के लिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में बिगिनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। आगे सी में क्या बोला, तो ये भी गलत हो गया। फॉर असर्टेनिंग नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस बन ही नहीं सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस बन ही नहीं सकता है। सिंगल एंट्री नाम ही है, सिंगल एंट्री में कैसे प्रॉफिट लॉस बनेगा, तो सिंगल एंट्री में प्रॉफिट लॉस बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी गलत हो गया। डी बोलता है मोर देन वन ऑफ द एबव, ट्रू पूछ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता, तो नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई सही नहीं है। ये बोल सकते हैं ना, इसमें से कोई सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे घुमा फिरा के पूछा है। ऑप्शन दिया सब लोग बरी मारते और नीचे दे दिया सबसे लास्ट वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज़ है, फंसा देता है। इसलिए बेसिक अगर नहीं पढ़ेंगे आप फंस जाएंगे। बेसिक अगर आपके कमांड में रहेगा तो आप बना सकते हैं। लिखा है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, ट्रायल बैलेंस बनाते किसके लिए, ट्रायल बैलेंस किसके लिए बनाते हैं, तो फिर बोलता है कि लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आपको ट्रायल से नहीं पता चलेगा। कमीशन का मतलब तो अमाउंट की गलती, अमाउंट की गलती अगर डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में होगी तो ये इससे आपको पता नहीं चलेगा। लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी आपको नहीं पता चला। लोकेटिंग कलर की, हाँ ये पता चल जाएगा, कलर की गलती पता चल जाएगी। कलर का अगर गलती किया है रुपये पैसे में, वो भी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर क्लर्क जो है न्यूमेरिकल एक्यूरेसी पता की है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी चेक होता है, मतलब है अगर हमारा क्लर्क रुपये पैसे में कोई गड़बड़ी किया है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी नहीं है, रुपये पैसे में गड़बड़ी है, तब हम पकड़ लेंगे ट्रायल बैलेंस बना के। यानी बोला जाता है कि तलपट ट्रायल बैलेंस जो बनता है ये प्रमाण नहीं है, पक्का प्रमाण नहीं है कि आपका अकाउंट सही है। अगर ट्रायल बैलेंस आपस में मिल गया, इसके बावजूद भी गलती होने की संभावना है, गलती होगी। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, और ट्रायल बैलेंस कोई गंगा जल जैसा पवित्र चीज़ भी नहीं है कि अगर हमारा ट्रायल मिल गया तो फिर भैया हम गंगा जल जैसा पवित्र हो गए, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रायल मिलने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। जो गलती ये देखिए, एरर ऑफ कमीशन ट्रायल मिलने के बावजूद रहता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल मिलने के बावजूद रहता है, एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल मिलने के बावजूद रहता है। ये ट्रायल से पता ही नहीं चलेगा। कमीशन एरर, ओमिशन एरर, कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर। 4 कमीशन ओमिशन कंपनसेटिंग प्रिंसिपल, कमीशन ओमिशन कंपनसेटिंग प्रिंसिपल, कमीशन ओमिशन कंपनसेटिंग प्रिंसिपल, ये चारों ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं चलता है। ये ट्रायल से पता ही नहीं चलेगा आपको। ट्रायल बैलेंस अगर इसका बना दीजिएगा नहीं गलती का, तो भी बराबर आ जाएगा। तो इसे बोलता है ट्रायल बैलेंस हम बनाते किसके लिए, तो भाई बनाते हैं आप कलर की गलती को पकड़ने के लिए, कि अगर कलर का कहीं मिस्टेक किया होगा तो आप पकड़ लोगे, लेकिन अगर ये मिस्टेक हुआ होगा तो आप ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। यानी ट्रायल बैलेंस बना के आप कलर की गलती की जानकारी ले सकते हैं, या न्यूमेरिकल एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं कि रुपये पैसे की कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, तो रुपये पैसे की गलती को आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेजर इज अ पॉपुलरली नोन एज, लेजर किस लिए ज़्यादा फेमस है, चलिए आज हम लोग इसी तक लास्ट करेंगे। सेकेंडरी बुक है, नहीं सेकेंडरी बुक नहीं है लेजर। प्राइमरी प्रिंसिपल बुक है, जी हाँ लेजर प्रिंसिपल बुक है, मेन बुक है। सब्सिडी बुक नहीं है, मोर देन होगा नहीं, मेन है कौन, लेजर। कौन सा बुक है, प्रिंसिपल बुक है, मेन बुक है। इसी के आधार पर सारे के सारे खाते बनेंगे, इसी के आधार पर सारे के सारे खाते तैयार किए जाएंगे।
तो ये हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन किए आज, और हम लोगों का आधा घंटा का वीडियो बन गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेके और जल्दी थोड़ा फास्ट रिवीजन में हम लोग करते जाएं, ताकि 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो। नहीं तो 10-10 का बनेगा तो 8 वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी आप डिटेल पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और हमारे साथ वो भी जुड़ सके और मुझे सेवा देने का मौका मिल सके। मैं बहुत सारा वीडियो फ्री में डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको कंटेंट अच्छा चाहिए, तो आप एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। थैंक यू।